हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है यह, और हम सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ पार्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है इवनिंग शिफ्ट का है, सेट ए है, फोर्थ पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग होगा, ध्वनि का वेग है ना किस प्रकार होगा? शुष्क हवा के अपेक्षा नम हवा में कम होगा, या शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होगा, या शुष्क एवं नम हवा दोनों में एक समान होगा, या उनके घनत्वों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, आप जानते ही होंगे, है ना, इजी क्वेश्चन है। शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा होगा। ध्वनि का वेग घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व जितना ज़्यादा होता है माध्यम का, ध्वनि का वेग उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग एक यांत्रिक वेग है जो कि माध्यम के होने पर ही, है ना, गमन कर सकता है, संचरण कर सकता है। तो माध्यम की डेंसिटी जितनी ही ज़्यादा होती है, ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला, एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, वह अनुभव करता है। जैसे यहाँ मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, और यहाँ एक चुंबकीय सुई रखा हुआ है, इस तरफ एन है मान लेते हैं, इस तरफ एस है। ठीक है, तो एन एस इस प्रकार से रखा हुआ है, तो वह क्या अनुभव करेगा? बल एवं बल आघूर्ण, या बल परंतु बल आघूर्ण नहीं, या बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, या ना तो बल आघूर्ण न ही बल। ठीक है, तो वह बल आघूर्ण अनुभव करेगा लेकिन बल अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, यह बल आघूर्ण अनुभव करेगा जिसके कारण ये इधर घूमने का प्रयास करेगा और ये इस तरफ घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है, जैसे हम माने कि ये चुंबकीय सुई है, यहाँ एन है और ये एस है, तो ये एस इस तरफ जाने का प्रयास करेगा, एन इस तरफ जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण तो अनुभव करेगा लेकिन बल का अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, बल आघूर्ण अनुभव करेगा लेकिन बल नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है? किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का प्रयोग, है ना, किसको बनाने में किया जाता है? धारामापी गैल्वेनोमीटर, या वोल्ट मीटर, या विद्युत मोटर, या जनरेटर। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वाइल है, इस प्रकार से क्वाइल लिपटा हुआ है, और यहाँ एक सिरा है और इधर एक सिरा है, और इसके बीच में एन एस जो चुंबक है इसको आगे पीछे चलाया जाता है, जिससे इस कॉइल में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, है ना, जो है धारा प्रेरित हो जाता है, फिर यहाँ से ये आगे सर्किट में जाता है। तो किसको बनाने में किया जाएगा? जनरेटर को। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो जनरेटर को बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? निम्न में से कौन से सेलों में एक समान रासायनिक क्रिया होती है? वोल्टेइक सेल तथा डेनियल सेल, या डेनियल सेल तथा शुष्क सेल, या शुष्क सेल तथा लैक्लांसी सेल, और लैक्लांसी सेल तथा वोल्टेइक सेल, है ना, किसमें जो है एक समान रासायनिक क्रिया होती है? ठीक है, इन यहाँ पर जो दो दो का ग्रुप दिया हुआ है, इनमें से किसमें जो है एक समान रासायनिक क्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर है शुष्क सेल तथा लैक्लांसी सेल। ठीक है, शुष्क सेल और लैक्लांसी सेल में एक समान रासायनिक क्रिया होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, तब बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति कितना होगा? ठीक है, देखिए हमारे पास दिया हुआ है वोल्टेज बराबर 220 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, उसका पावर कितना है बल्ब का? वाट में तो 100 वाट के बराबर है। ठीक है, अब बल्ब को जोड़ा गया है 110 वोल्ट के सोर्स से। ठीक है, 220 से नहीं जोड़ा गया है, 110 से जोड़ा गया है। ठीक है, तब उस कंडीशन में उसके द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा, है ना? तो देखिए
इसको कैसे निकालते हैं, पावर बराबर क्या होता है, करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है, लिख देंगे करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम करंट की जगह पर देखिए करंट V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा, V अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे I की जगह V अपॉन आर, ठीक है। तो I की जगह पर V अपॉन आर रख दिए, तो P बराबर V इंटू V अपॉन आर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है और आर हमको मालूम नहीं है, तो वोल्ट कितना है 220, तो 220 है, इसका स्क्वायर करेंगे और आर का वैल्यू हमको नहीं पता, पावर का कितना है वैल्यू है तो 100 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 440 समथिंग आएगा, ठीक है, नहीं 440 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 22 22 हाँ 220 गुणित 220 है ना, अपॉन में 100 इज इक्वल टू आर, ठीक है। यहाँ ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 22, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आएगा आपका, एक मिनट में करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा 484, ठीक है, 484 आर का वैल्यू हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू, तो 484, ठीक है। अब हमको मिल गया आर का वैल्यू, ठीक है। अब हमको निकालना है पावर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। अब V का वैल्यू दिया हुआ है 110, तो हम करेंगे 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 और डिवाइडेड बाई आर कितना हुआ था 484, ठीक है। इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा 25 वाट, ठीक है, 25 वाट, पावर का वैल्यू कितना आएगा 25 वाट। तो ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, 25 वाट इसका सही उत्तर है, ठीक है। हमारे पास कितना आंसर आएगा 25 वाट, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैथ्स से रिलेटेड है यह प्रश्न, 3 भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती। 3 अलग अलग बिंदुओं का है ना, ऐसे 3 भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, सरल रेखा या त्रिभुज या कोण या शंकु, है ना, कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती 3 भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके, तो ये है शंकु। शंकु को 3 भिन्न बिंदुओं का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सरल रेखा को बनाया जा सकता है, जैसे ये सरल रेखा हो गया, है ना, सरल रेखा में 3 भिन्न भिन्न बिंदु हैं ऐसा, ठीक है। त्रिभुज भी बन सकता है ऐसा, यहाँ पर 3 बिंदु हैं। कोण भी बन सकता है इस प्रकार से, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, लेकिन शंकु नहीं बन सकता, ठीक है। शंकु 3 भिन्न बिंदुओं को प्रयोग करके नहीं बन सकता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ठीक है। गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है, छात्रों के सीखने की क्षमता या क्लासरूम ऑपरेशन या शासकीय मापदंडों का अनुसरण करना या अन्य कार्यों का अतिरिक्त भार, है ना, इनमें से क्या है जो गणित शिक्षण में बाधा उत्पन्न करती है, गणित शिक्षण में, है ना, समस्या है। तो इसका सही उत्तर है क्लासरूम ऑपरेशंस, है ना, क्लासरूम ऑपरेशन जो है, क्लासरूम को सही से मैनेज कर पाना, ठीक है, उसमें गणित के थ्योरी सिद्धांतों को समझा पाना, ये थोड़ा समस्या होती है, ठीक है। तो क्लासरूम ऑपरेशन जो है सबसे बड़ी समस्या है गणित शिक्षण की, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लासरूम ऑपरेशंस। अगला प्रश्न है, पढ़ने सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता। जियोजेब्रा का उपयोग किसके लिए संभव नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, लंगड़ों के लिए, बहरों और गूंगों के लिए, अंधों के लिए या लड़कियों के लिए, किसके लिए जो है जियोजेब्रा का उपयोग, है ना, नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अंधों के लिए, ठीक है, अंधों के लिए जो देख नहीं सकते, है ना, जो, है ना, जिनके आँख जो है दोनों आँख सही नहीं है, उनके लिए जियोजेब्रा सही से उपयोग करना संभव नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित के पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अभ्यास प्रश्नावली से अंत होता है, मतलब अध्याय होता है, उसके बाद लास्ट चैप्टर के लास्ट में अभ्यास प्रश्नावली होता है।
तो इसके पीछे क्या अवधारणा है, ऐसा क्यों किया जाता है कि पहले गणित के अवधारणाओं को समझाया जाता है, उसके बाद लास्ट में अभ्यास प्रश्नावली होता है, तो ऐसा क्यों? सीखने का अवसर बढ़ाना या एकाग्रता को बदलना या समय का उपयोग या मज़ा और आनंद देना, है ना, किसके लिए ऐसा किया जाता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीखने का अवसर बढ़ाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें बच्चे, इसके लिए, है ना, उसका समय ज़्यादा हो लगे सीखने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में समय दें। ठीक है, कोई भी बच्चा, इसलिए पहले प्रश्नावली मतलब पहले अभ्यास पाठ को समझाया जाता है, उसके बाद उसमें सॉल्व किया हुआ प्रश्न रहता है, उसके बाद लास्ट में अभ्यास प्रश्नावली रहता है कि उससे देख करके बच्चे अभ्यास कर सकें, ठीक है, सीख सकें। ठीक है, तो इसके लिए अभ्यास प्रश्नावली की अवधारणा दी जाती है सीखने का अवसर बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्चतर कक्षाओं के सवालों की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का क्या तात्पर्य है? उच्चतर कक्षा में जो प्रश्न हैं उनको अभी प्राथमिक कक्षा में ही अगर चर्चा करें तो इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, ऐसा अगर कोई टीचर कर रहा है कि जो हायर एजुकेशन मतलब हाई क्लास के जो प्रश्न है या उसका चैप्टर है उसको वह प्राथमिक कक्षा में समझा रहा है या उसके चर्चा कर रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना, ठीक है, या उनके कम ज्ञान के लिए हतोत्साहित करना, है ना, उनको जानबूझ करके हतोत्साहित हो जाए करके ऐसा करना, या फिर धीमा सीखने की स्थिति से विचलित करना, है ना, धीमा सीखने की स्थिति से विचलित करना, या अपना ज्ञान छात्रों को प्रदर्शित करना कि मैं बहुत जानता हूँ करके छात्रों को प्रदर्शित करना और बड़े बड़े क्लास की बातें करना छोटे क्लास में। ठीक है, तो इसका सही तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए, सीधी सी बात है, कोई भी देख करके आंसर कर सकता है। आगे पढ़ने के लिए दिलचस्पी पैदा करना, उनको बताना कि आप जब बड़े हो जाओगे, आगे के क्लास में जाओगे तो ऐसे ऐसे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आप सीखोगे, ऐसा करोगे, ऐसे पढ़ोगे करके उनको उसमें दिलचस्पी पैदा करना क्लास में। ठीक है, बच्चों में, है ना, इंटरेस्ट पैदा करना कि बड़े क्लास में ऐसे ऐसे सीखने को मिलेंगी करके। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।